साइन। देखिए सेट नंबर 1 का तो आप लोग पढ़ लिया है ना, ठीक है। साइन मॉडल पेपर 2, और लोग मॉडल पेपर 2 का ये जो है देख रहे हैं इसका क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग को जो है पहले तो पेपर 1 का सब कंप्लीट होना चाहिए। पेपर जो 1 में दिया है, मॉडल पेपर 1 में जो दिया है उसमें सब प्रश्न आपको आंसर याद होना चाहिए। अब अगर याद नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, याद करना ही चाहिए, जैसे भी याद करो। या तो आप अपने कॉपी में लिखे हो उसके हिसाब से याद करो, या तो फिर जो है जिसके पास मोबाइल वाला व्यवस्था है तो मोबाइल पर सर्च करके 2-4-5 बार बस देख लो कभी भी, हाँ वीडियो देख लो। और अब सर्च में आ जा रहा है कि नहीं, तो आ जा रहा है तो वहां से देख लो आराम से और याद हो जाएगा। आप जो 2-4 बार आंसर सुन लोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो इसलिए याद बहुत करना जरूरी है, कारण है कि अब तो समझने वाला समय खत्म हो गया, आपको एग्जाम देना है और अधिक से अधिक नंबर लाने का प्रयास करना है, न कि केवल पास होने के लिए सोचना है। पास तो ऐसे भी बहुत लोग हो जाते हैं जो नहीं पढ़ते हैं वे लोग। अगर आपका परसेंटेज बहुत बढ़िया ना हो तो आपको जिंदगी भर अफसोस होगा। तो जितना आपके अंदर अभी हौसला है पढ़ने के लिए, जितना शक्ति है वो सब झोंक दो। 1 महीना जो भी समय है, 15 दिन 20 दिन जो भी समय है आपके पास, पूरा एकदम एफर्ट लगा दो और अधिक से अधिक नंबर लाने का प्रयास करो। कब आएगा, जब एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे तब। ऐसा कभी मत सोचना कि तो हम पढ़ ही लिए ये चैप्टर, तो ये चैप्टर अब किस लिए पढ़ेंगे, नहीं। जो चैप्टर में कमांड है उस चैप्टर को भी पढ़ना है, और जो कमजोर है उसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे देना है। जो मान लो कि एकदम याद नहीं जिस चैप्टर में, उसमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे देना है। लेकिन जो आता है उसको भी पढ़ना है, उसको छोड़ना नहीं। और सभी विषय को बराबर पढ़िए, ना कि केवल मैथ पढ़िए और साइंस पढ़िए, SST भी पढ़िए, हिंदी भी पढ़िए और इंग्लिश का भी अध्ययन कीजिए घर पे। अगर कुछ नहीं आता है इंग्लिश में तो क्या, बर्मा सब लोग लिए है ना, तो उसमें से लिखने के तो अभ्यास बना सकते हैं ना, उसको रोज बनाओ, जो 2-4 पेज 10 पेज लिखो रोज, कुछ अपने आने लगेगा। वैसे भी पढ़े हैं अभी फिलहाल आप लोग, तो उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर लाने का आपको बस टारगेट रखना है कि जैसे भी हो अधिक से अधिक हम नंबर लाएं, और उसके लिए बहुत मेहनत करना होगा। ऐसा नहीं केवल सोचने से हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इसका मॉडल पेपर 2 का जो दिया हुआ है साइंस का जो क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन आपको दिखा रहा है। क्वेश्चन आपके पास हो गया, ठीक है, अवेलेबल हो गया ना, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या चीज है, आप लोग ऐसे बना के भी आए होंगे। पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो पहला सब लोग क्वेश्चन तो देख रहे हैं, आंसर भी बना के आए होंगे। तो देखिए उत्तल दर्पण जो होता है उसके द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, और यही कारण है कि उसका उपयोग जो है पक्ष दृश्य मिरर के रूप में जो है वाहनों में किया जाता है, कि सीधा भी बनता है और जो है छोटा बनता है, अस्पष्ट बन जाता है, बहुत ज्यादा दूरी कवर कर लेता है उत्तल दर्पण। इसलिए जो है वाहनों में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, और उसके द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, सीधा होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है इसका तो आंसर क्या हो गया आपका, सीधा हो गया। पहला का आंसर हो गया सीधा। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा का है कि लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक लिखिए। लेंस के शक्ति का एसआई मात्रक, तो लेंस के शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, डाईऑप्टर होता है। क्या होता है, डाईऑप्टर होता है, डाईऑप्टर होता है, याद रखिएगा डाईऑप्टर होता है। इसको क्या से सूचित करता है, डी से सूचित करता है। तीसरा का प्रश्न देखिए, थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी इसको निपटा देंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग बना चुके हैं। तीसरा का है आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, तो आंख के रंगीन भाग को क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं।
अब देखो ये भी पूछ लग सकता है कि जो है नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दिया जाता है, तो कौन सा दिया जाता है, कॉर्निया दिया जाता है। समायोजन फोकस दूरी समायोजन करने में कौन सहायक होता है, पक्षमाभिपेशी होता है। तो इसको भी याद करके आपको रखना है कि फोकस दूरी को समायोजित करने में किसका भूमिका अधिक होता है, पक्षमाभिपेशी का। पर आंख में जो प्रकाश प्रवेश करती है उसका नियंत्रण कौन करता है, पुतली करता है। ये सब जो है ऑप्शन लोग यहाँ से याद करके आना, कोई भी यही सब पूछेगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्या है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम आवेश होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछ दिया कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तब बताइए, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10 टू पावर, यहाँ पर लिख देते हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन है तो उस पर माइनस चार्ज होता है, और यदि प्रोटॉन है तो उस पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। यही याद करके रखना कि इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन दिया है, क्वेश्चन सब लोग देख लेंगे, ठीक है, कि सेट नंबर 2 में क्या क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉन पर पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस में होता है, -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। अब देखिए जो है माइनस प्लस आपको समझ में आ रहा है ना, कि प्रोटॉन रहेगा तो प्लस और इलेक्ट्रॉन रहेगा तो माइनस। अब ऑप्शन हो सकता है माइनस नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो फिर इसी को मारना पड़ेगा, ठीक है, प्लस से वाला के मारना पड़ेगा, क्योंकि अब ऑप्शन कोई सही नहीं दिया हुआ है। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, ओम किसका मात्रक है, ओम किसका मात्रक है। तो पांचवा प्रश्न, ओम किसका मात्रक होता है। तो आप लोग पहले सेट में भी बताए थे कि ओम किसका होता है, प्रतिरोध का होता है। कूलम किसका होता है, आवेश का होता है। एम्पियर किसका होता है, धारा का होता है। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का होता है। ये सब क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन जो है किस प्रकार का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो देखिए शरीर में क्या करते हैं, भोजन जाता है तो वो टुकड़ा टुकड़ा में टूटता है, यानी कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सी अभिक्रिया है। तो क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होता है, वियोजन। छठा का आंसर हो गया वियोजन, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। सातवां का आंसर क्या हो गया, सातवां का देखिए, सातवां क्वेश्चन है, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है। तो देखिए क्षारक दो प्रकार के होता है, मतलब क्षार जो है ना, क्षार क्षारक हम लोग सुनते हैं कि क्षार क्षारक दोनों लिखा रहता है किताब में। कितना लोग कंफ्यूज होता है कि क्षार क्या होता है और क्षारक क्या होता है, और कभी कभी कहते हैं कि एक ही है। तो वास्तव में है तो एक ही, प्रकृति दोनों का एक ही होता है, लेकिन जो जल में घुलल रहता है उसको क्षार बोलते हैं, ठीक है, और जो घुला नहीं रहता है उसको क्षारक बोलते हैं। बस याद रखना, उसको जो जल में घुलनशील रहता है उसको क्या बोलते हैं, क्षार, और जो घुलनशील नहीं रहता है उसको क्षारक। बस यही रखना। अब देखिए आठवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन क्या है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो आपको लिख देना है 7 से कम, लिख देना 7 से कम, यानी 0 और 7 के बीच में रखना है। 0 और 7 के बीच में क्या होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। क्षारीय विलयन पूछ लेगा तब 7 से 14 के बीच में, 7 पूछ लेगा तो उदासीन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अम्ल हो गया। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो कौन सा धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, तो वो कौन सा है, पारा है। उसी को हम लोग क्या से सूचित करते हैं, Hg से सूचित करते हैं, मरकरी हो गया, उसी को बोलते हैं, ठीक है। कि कौन सा धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो कौन सा होता है, पारा होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछ लिया कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ना, ऑप्शन दिया हुआ है C2H4 है, C4H10, और ऑप्शन है CH4, और एक और ऑप्शन है C6H14। तो अब देखिए इसमें कौन है, हम लोग कैसे पता चलेगा। तो हम लोग को देखो पता कैसे चलेगा कि जिसमें सिंगल कार्बन कार्बन के बीच सिंगल आबंध होता है, एकल आबंध होता है, उसको बोलते हैं
संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध होता है उसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन एकरा में तब पता नहीं चलेगा कि किसके किसके बीच है, ऐसे देखने से तो नहीं पता चलेगा ना, संरचना सूत्र होता तब पता चलता, तो नहीं वैसे नहीं पता चला सकते हैं। लेकिन देखो ई वाला तो सबको फार्मूला याद है, एल्केन का फार्मूला याद है, क्या होता है CnH2n H2n+2। तो जो जो ई वाला फार्मूला संतुष्ट करेगा वो संतृप्त है, जो नहीं करेगा वो संतृप्त नहीं है। तो ई वाला फार्मूला पर बैठा के रख दो। या तो एक जुगाड़ बता देते हैं, का जुगाड़ होता है कि देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन का होता क्या है कि जितना कार्बन होता है ना ओकर 2 गुना +2 होता है। हाइड्रोजन की संख्या जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या होता है, तो कार्बन के संख्या के 2 गुना प्लस में 2। तो देखो तो इसमें 2 गुना प्लस में 2 है, तो देखिए 2 गुना यानी कि 4 और 2 6 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 6, तो नहीं तो है, तो यही तो सही आंसर हो गया। इसको देखो 4 दूना 8 + 2 10 ये वाला है, इसलिए ये नहीं आंसर होगा। ये कितना है, तो इसमें तो वो वाला नियम ही नहीं लागू होगा जो अभी बता दिए। लागू हो जाएगा नहीं, इसके लिए वो नहीं है, बाकी और सब के लिए। इसमें देखो 6 दूना 12 और 2 14, एक कार्बन के लिए वो काम नहीं करता है। देखो आगे 1 के 2 गुना 2 होता है, 2 गुना 4, इसमें भी काम कर रहा है, ठीक है, इसमें भी काम कर रहा है। 1 का 2 गुना कितना होता है 2 होता है, +2 होगा तो कितना 4 हो गया ना। सब में काम करता है कि 2 गुना +2, वही फार्मूला तो सबके एक ही है। तो इस प्रकार से याद करना है, आप चूज कर लेना। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा 10वां का, 10वां का हो जाएगा C2H4 आंसर हो गया। अब जो है अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, उसको थोड़ा मिटाते हैं। जो गलत बनाए होंगे या नहीं बनाए होंगे वो क्या कर लेंगे, वो सुधार लेंगे अपना कॉपी में और याद करेंगे घर पर जाने के। ये सब परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि ये सब ये है, पढ़िएगा तो ही नंबर ला पाइए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो व्यक्ति दूर की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसे कौन लेंस की आवश्यकता होता है, यही पूछा है ना, अवतल लेंस का। कौन सा, अवतल लेंस। देखिए दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है, तो दूर की वस्तु जब नहीं दिखाई दे रहा है तो किस दोष से ग्रसित है, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। तो निकट दृष्टि दोष का संशोधन किस लेंस के द्वारा होता है, अवतल लेंस के द्वारा होता है, इसलिए वहां पे अवतल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम लोग बात करें तो 12 में क्या है कि चालक में बहने वाली धारा खाली स्थान के समानुपाती होता है। तो चालक में बहने वाला धारा ओम के नियम के अनुसार विभवांतर के समानुपाती होता है। जैसे हम लोग पढ़े थे ना V समानुपाती I, तो धारा बोलिए दिया तो यहाँ विभवांतर लिखना पड़ेगा, विभवांतर। वहां पर क्या भरा जाएगा, विभवांतर भरा जाएगा, विभवांतर। क्या भरेंगे, विभवांतर। विभवांतर के जो है समानुपाती होता है, जो धारा होता है किसी चालक में किसके समानुपाती होता है, विभवांतर के समानुपाती होता है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 12 के बाद 13 देखते हैं। उपचयन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का खाली स्थान अनुपात जाता है, लिखा हुआ है ना। तो देखिए ऑक्सीकरण दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन इंग्लिश में गिर रहा था। ऑक्सीडेशन की अगर हम लोग बात करें, ऑक्सीडेशन या फिर उसको और एक नाम से जाना जाता है, ऑक्सीडेशन या उपचयन, ठीक है। क्या कौन हंसी उसको लग रहा है कार्य, पढ़िए, पढ़ने में ध्यान दीजिए, थोड़ा मोड़ा इधर होता है, ठीक है। इसको देख के हंस रही है, ये जो मान लो गिर जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए अब जो है अगला प्रश्न अगर हम लोग बात करें ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 है। तो 13 में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि, अनुपात में वृद्धि हो जाता है, बस इसका आंसर ही हो गया। इसके बाद देखिए 14वां प्रश्न क्या हो जाएगा, 14 का आंसर। 14 की अगर हम लोग बात करें, आयनिक यौगिक के खाली स्थान गलनांक होते हैं, बताओ इस चीज का आंसर क्या होता है, ऊंच होता है। आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होता है, ऊंच होता है। तो उसमें खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, ऊंच भरा जाएगा। फिर 15वां प्रश्न देखिए, 15 में क्या दिया हुआ है, मोटर
मोटर गाड़ियों में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है, अब लिखने वाला प्रश्न है ना। तो देखिए जो है साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, आप लोग को अभी कुछ देर पहले ही बता दिए थे कि गाड़ी यानी वाहनों में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में, क्योंकि उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा एवं सदैव सीधा होता है तथा उत्तल दर्पण का विस्तार क्षेत्र अधिक होता है। यानी उत्तल दर्पण जब लगता है तो बहुत दूर के दूरी को जो है स्पष्ट रूप से ड्राइवर देख सकता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वाहनों के पश्च दृश्य के मिरर के रूप में होता है। इस बात को अपने कॉपी में लिख लेना है, 2-4 बार इसको जो है सुन लेना है, याद कर लेना है कि वाहनों में पश्च दृश्य मिरर के रूप में क्यों उसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है तथा उत्तल दर्पण का विस्तार क्षेत्र जो होता है अधिक होता है, जिससे ड्राइवर दूर के वस्तुओं को भी देख सकता है स्पष्ट रूप से। अतः जो है उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन था ये, इस प्रकार से इसको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 हो गया। अब 16 की अगला हम लोग बात करते हैं, किसका, 16 का। तब 16 क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण दीजिए। आपसे पूछ लिया संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, पीछे बातचीत हो रहा है क्या, तनी मन से पढ़ो। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। इतना लिख लेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना ही लिखना है, द्रव्यमान संरक्षण वाला नियम नहीं शामिल करना है इसमें, ठीक है। क्या लिखेंगे कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब उदाहरण एक दे देंगे, तो उदाहरण सबसे छोटा उदाहरण जो आपको याद रहता है वही दे दो। H2 + O2 वाला उदाहरण याद होता होगा सब लोगों को, क्या होता है, H2O हो जाता है। अब देखिए इसे हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन गड़बड़ है, यहाँ 2 लगा दो तो ऑक्सीजन 2 गया था, हाइड्रोजन अब 4 हो गया ना। ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। देखो संतुलित करने सीखे हैं आप लोग, पिछले बार सीखे हैं, ठीक है, तो उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, नेत्र की समायोजन शक्ति से क्या तात्पर्य है, नेत्र की समायोजन शक्ति से क्या तात्पर्य है। अच्छा, नेत्र की समायोजन क्षमता क्या होता है, या ऐसे प्रश्न आपको नोट कॉपी में लिखा हुआ होगा कि नेत्र के समायोजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, ऐसे कुछ करके प्रश्न लिखा हुआ। समायोजन या समंजन यही एक ही बात है। तो देखिए होता क्या है कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, जिसे समंजन क्षमता कहते हैं। बस यही चीज आपको लिखना था अपने कॉपी में। क्या लिखना था कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसे ही समंजन क्षमता कहते हैं। अब 2 नंबर के था तो इतना ही लिखना था, और वैसे नंबर आता तो लिखते कि यह पक्षमाभी पेशियों के द्वारा होता है। अधिक आयु बढ़ जाता है तो जो है समायोजित करने में परेशानी होने लगता है, जल्दी से नहीं हो पाता है। ये सब बातें अगर अधिक नंबर का रहता तब लिखना है, लेकिन 2 नंबर का लिखना है तो बस मेन पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो लिख देना कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। इसी कारण से हम किसी वस्तु को सुस्पष्ट देख पाते हैं, इतना भी लिखना होगा कि इसी कारण हम किसी वस्तु को सुस्पष्ट देख पाते हैं। अगर हमारी नेत्र, अब थोड़ा सा समझ लो, अगर हमारी नेत्र किसी वस्तु का किसी वस्तु पर अपना फोकस दूरी समायोजित नहीं कर सकता तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। समझ में आ रहा है, उस वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे। जब हमारा फोकस दूरी समायोजित होता है तब हम देख पाते हैं। इसका उदाहरण आपको याद होगा पढ़ाते समय, कब बताया, क्या बताए थे कि जब हम लोग जो है प्रकाश से अंधेरे में रूम में प्रवेश करते हैं तो उस हमारी फोकस दूरी जल्दी समायोजित नहीं हो पाती है, इसलिए हमको जल्दी दिखाई नहीं देता है। कुछ देर के बाद धीरे धीरे सभी वस्तुएं दिखाई देने लगती है। क्लियर है सब लोगों को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। क्वेश्चन देखो याद होना चाहिए ना, क्वेश्चन भी याद करना चाहिए, खाली आंसर भरी। देखो परीक्षा में है क्या,
जो बच्चे आंसर तो रट के गए हैं लेकिन उसको क्वेश्चन ही पता नहीं है तो किसका आंसर लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे। लेकिन जो बच्चे प्रश्न ज्यादा याद किया आंसर कम याद किया वो अच्छा नंबर लेके आ जाएगा। अगर हम आंसर याद कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पता कि हम किस क्वेश्चन का आंसर याद किए, तो बताओ परीक्षा में किसका आंसर लिखेंगे? ई वाला कैंसर ऊ वाला में, वाला कैंसर ई वाला में लिखा देगा। बस आप याद किए, मेहनत किए, वो सब गया पानी में। इसलिए देखो, कभी भी याद करो तो क्वेश्चन 10 बार पढ़ो तो आंसर कम पढ़ो तो चलेगा, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा पढ़ो, क्वेश्चन ज्यादा याद होना चाहिए सब क्वेश्चन। जो है आपको तो ऐसे होना चाहिए कि नोट्स कॉपी के में क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा का कौन, तीसरा का कौन, सब याद हो जाना चाहिए एकदम सीरियल से। क्वेश्चन आंसर याद होके चलना होगा, तब अच्छा नंबर लगेगा। देखिए अगला प्रश्न, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल अम्लीय व्यवहार क्यों नहीं करता है? जल की अनुपस्थिति में यानी जल नहीं रहेगा तब जो है अगर कोई अम्ल है तो अम्लीय व्यवहार क्यों नहीं करेगा? इसके पीछे यही कारण है कि अम्ल जो है जब भी अम्लीय व्यवहार करता है तो उसका एक कंडीशन होता है कि उसमें H+ आयन मुक्त होना चाहिए, और यदि एक H+ आयन मुक्त नहीं होगा तो वह अम्लीयता गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। तो H+ आयन बनेगा कैसे, उत्पन्न कैसे होगा उसमें? तो जब उसको पानी में डाला जाएगा, यानी अम्ल घुलेगा और घुलने के बाद ही H+ आयन उत्पन्न होगा, तब जाके अम्लीयता गुण प्रदर्शित करेगा। और जो भी अब मान लो पीएच इसका पेपर है, क्या बोलते हैं उसको, लिटमस पेपर है, तब रंग को उसमें दिखाएगा कि अम्ल है तो लाल करेगा, ठीक। और नहीं तो अगर उसको सूखा अम्ल को कोई लिटमस पेपर पर डालते हैं तो कोई उसमें रंग परिवर्तित नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका आंसर कि किसी भी अम्ल जो है जलीय माध्यम ही जो जलीय माध्यम में ही अम्लीयता गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि अम्लीयता गुण प्रदर्शित करने के लिए उसमें H+ आयन मुक्त होना चाहिए और शुष्क अवस्था में उसमें H+ आयन मुक्त नहीं होता, इसलिए वह अम्लीयता गुण प्रदर्शित नहीं करता। लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव भी नहीं डालता है, ठीक। ऐसे लिख सकते हैं सब लोग, हो गया। H3O+ आयन जो है वही आयन है, ऐसे लिखा हुआ है, H3O+ आयन ऐसे लिखा हुआ है ना, इसको हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है। तो हम लोग H+ भी इसको बोल सकते हैं, ज्यादा मोटे शब्दों में हम लोग क्या बोल सकते हैं, H+ आयन। अगर ये हाइड्रोनियम या आयन नहीं याद है ना तो H+ आयन बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर अब किधर है जी, आगे भी प्रश्न था ना। अच्छा, अथवा में क्या, ताजे दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH मान क्या परिवर्तित होगा? देखिए 18 का अथवा वाला क्वेश्चन है, 18 का अथवा वाला प्रश्न है। क्या है प्रश्न, सुन लीजिए ध्यान से। ताजे दूध का pH मान 6 होता है, ताजे दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, दूध खाटा होता है कि दही खाटा होता है, बस इतने तो लोग बता दें। तो अम्ल का स्वाद खाटा होता है कि कड़वा होता है, ये भी बताओ। खाटा होता है। तो दूध और खाटा, दही जो है दूध से और खाटा हो गया, अम्लीयता गुण और बढ़ गया। इसका आंसर यही लिखना है। क्या लिखना है? यानी कि pH मान में कमी हो जाएगा, क्योंकि pH मान जितना ही कम होता है उतना ही वो जो है अधिक अम्लीय होता है। याद है सब लोगों को कि अगर कोई भी जो है अम्लीय है तो उसका pH मान जितना ही कम रहेगा वो अधिक उतना ही अम्लीय होता है। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? ताजे दूध का pH मान 6 होता है, जबकि जो है दही बन जाने पर इसके pH मान में कमी हो जाएगी, क्योंकि इसकी दही का स्वाद जो है दूध के स्वाद से और अधिक खट्टा हो जाता है। समझ में आ गया? बस 1-2 लाइन लिख देना है, ज्यादा नहीं लिखना है। क्या लिखेंगे कि जो है दूध से दही बन जाने के बाद दूध का pH मान परिवर्तित होकर कम हो जाता है और घट जाता है।
क्यों? क्योंकि दूध का स्वाद दही से और माने दही का स्वाद दूध से और अधिक खाटा हो जाता है। बस हो गया। अपने लाइफ से रिलेट करके देख लो, नहीं याद रहता है तो। दूध नहीं, दूध जो है क्षारीय नहीं है, दूध अम्लीय, दूध में अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। कैसे कह रहा है कि क्षारीय है? दूध में जो है लैक्टिक अम्ल होता है, अम्लीय ही होता है, पीएच मान 6 है तो। लेकिन जो है दही बन जाता है और अधिक अम्लीय हो जाता है और उसका पीएच मान और घट जाता है। अब वही एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कोई ग्वाला अपने दूध में जो है ना क्या मिलाता है? बेकिंग पाउडर मिलाता है। क्यों? कोई ग्वाला है जो अपने दूध को बनाए, दूध को बेचने के लिए उसमें बेकिंग पाउडर मिला देता है। क्यों? तो बेकिंग पाउडर का प्रकृति क्या होता है? क्षारीय होता है। तो जब अम्ल में क्षार मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? पीएच मान बढ़ जाएगा, यानी थोड़ा सा क्षारीय हो जाएगा। अब क्षारीय होगा तो जल्दी वो खराब नहीं होगा, दही नहीं बनेगा, क्योंकि दही बनने के लिए तो पीएच मान कम होना चाहिए। अब उसको हम बेकिंग पाउडर मिला करके थोड़ा सा और पीएच मान का कर दिए, बढ़ा दिए, जिससे अधिक देरी तक वो रह सकता है दूध और सब घर गुड़ के बेच सकता है दूध। और नहीं तो आप देखते होंगे कि आज खास करके गर्मी के दिन में दूध बड़ी जल्दी खराब हो जाता है, फट जाता है। हम कहते हैं सब देहात में, कहाँ फट गया दूध, तो वही हो जाता है। उसमें थोड़ा सा क्षारीय मिला दो तो कुछ देरी तक और रह सकता है, और नहीं तो फिर फ्रिज में रख दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। विद्युत हीटर का तापीय अवयव किस पदार्थ का बना होता है और क्यों? विद्युत हीटर का तापीय अवयव, क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? 19 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत हीटर, विद्युत हीटर की बात करें, तो विद्युत हीटर तो सब लोग देखो ना। तो उसकी जो तापीय अवयव होता है, तापीय अवयव मतलब उसमें देखो कॉइल होता है, ठीक है। जो लोग भी हीटर देखे हो, हमको अनुमान है कि सब देखे होंगे, तो उसमें कॉइल होता है, स्प्रिंग जैसा होता है, स्प्रिंग जरा रहता है, समझ लो। तो वो किस धातु का बना होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए, और जो है कौन सा धातु का होता है? तो नाइक्रोम का बना हुआ होता है। याद करके रखना कि विद्युत हीटर का जो तापीय अवयव होता है या कॉइल होता है, वो किसका होता है? नाइक्रोम का होता है। अब पूछता है कि नाइक्रोम का क्यों होता है? आपको बताना होगा कि नाइक्रोम का प्रतिरोध उच्च होता है। नाइक्रोम का प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। यह एक मिश्र धातु है और इसका प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है, जिससे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होता है। इसलिए विद्युत हीटर का अवयव जो है, तापीय अवयव जो है, नाइक्रोम का बनाया जाता है। क्लियर? क्या है? फिर से एक बार बोल देते हैं। अगर हमसे पूछा गया कि विद्युत हीटर का तापीय अवयव जो है किस धातु का बना होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि विद्युत हीटर का तापीय अवयव नाइक्रोम का बना होता है। अब क्यों बना था उसकी आंसर, तो बोलेंगे कि नाइक्रोम एक मिश्र धातु होता है और इसका प्रतिरोध उच्च होता है, जिससे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए विद्युत हीटर का जो तापीय अवयव होता है नाइक्रोम का बना होता है। बस हो गया आंसर। आप लोग अपने नोट कॉपी में देख लो, नोट कॉपी में सब लिखा हुआ है। और नहीं जो है, नहीं तो फिर जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ो, ये वीडियो को देख लेना, 2-4 बार सब याद हो जाएगा। और मॉडल पेपर का जितना भी क्वेश्चन है वो आपको हर हालत में परीक्षा तक याद कर लेना है। क्यों? कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। इसी टाइप का कुछ हो सकता है कि थोड़ा सा अंतर हो गया, तो अंतर हो गया जैसे पूछे, मान लो कि यहाँ पर दिया हुआ है कि मानव नेत्र में जो है ना कौन सा लेंस होता था, हम यहाँ पर बता दिए उत्तल लेंस। अब ऐसा ही प्रश्न नेत्र से आएगा, अब वहाँ पर पूछ देगा कि जो है रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो यहाँ जब पढ़े रहेगा कि उत्तल लेंस रहता है नेत्र में, तो पढ़ाते समय तो यहाँ पर बता ही दिए कि रंगीन भाग को भी आइरिस बोलते हैं। तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसलिए जो मैंने जो भी बता रहे हैं अभी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, यही सब प्रश्न एग्जाम में आएगा, दूसरा नहीं आएगा। दूसरा कहाँ से आएगा? आसमान से आएगा। अब जो है अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अथवा में इसका दिया हुआ है, अथवा में दिया हुआ है ना 19 अथवा में क्या दिया हुआ है कि ओम के नियम के कथन में ताप क्यों अचर रहता है? यही है ना, ओम के नियम
माने और में दिया है, अथवा में दिया है कि ओम का नियम जो है, ओम का नियम सब लोग पढ़ के याद करके रखे हैं, सभी लोग को याद होगा, है ना याद, कि V बराबर V समानुपाती I होता है, V बराबर IR होता है, सबको याद है। लेकिन इसमें तो क्वेश्चन कुछ और ही पूछ दिया। क्या पूछ दिया कि ताप कांस्टेंट क्या होता है, यही तो पूछ दिया कि टेम्परेचर जो है कांस्टेंट क्या होता है, नियत क्या होता है। तो देखिए होता क्या है, ओम का नियम का जो ओम का नियम जो है उसमें जो ऊष्मा होता है उसको नियत रखा गया है। क्यों कि ऊष्मा अगर कोई प्रतिरोध माने कोई प्रतिरोधक तार है, तो अगर तार की ताप बढ़ जाता है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, और यदि ताप इसका घट जाता है, प्रतिरोधक का ताप घट जाता है, तब प्रतिरोध भी कम हो जाता है। आप लोग लिखे होंगे जब क्या एक प्रश्न लिखाए होंगे परीक्षा जो नोट कॉपी में ये प्रश्न होगा कि जो है प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो उसमें एक चौथा पांचवा नंबर पर लिखे होंगे ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, अब कैसे लिखे थे, तो ताप बढ़ता है तब प्रतिरोध बढ़ता है, और ताप घटता है तब प्रतिरोध घटता है। ठीक लिखे है ना, तो उसी से इसका आंसर जोड़ के लिखना है कि ओम का नियम जो है, क्वेश्चन क्या है कि ओम का नियम के कथन में ताप क्यों अचर है, तो लिखेंगे ओम के नियम में ताप अचर है क्योंकि किसी भी प्रतिरोधक तार का यदि ताप बढ़ जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, और यदि ताप घट जाता है तो उसका प्रतिरोध घट जाता है। इसलिए ओम के नियम में ताप को कांस्टेंट रखा गया है, नियत रखा गया है। बस हो गया आंसर, समझ में आया सब लोगों को क्यों रखा गया है, तो इसके पीछे यही कारण है कि जो है ताप बढ़ जाने पर प्रतिरोधक तार का जो है प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोधक तार नहीं समझ में, चालक तार तो समझ में आता है ना, अरे बिजली तार समझ लो, ये बिजली तार है तो ये गर्म हो जाएगा तो इसमें प्रतिरोध बढ़ जाएगा, अब अगर बढ़ जाएगा प्रतिरोध तो फिर धारा और विभवांतर वाला जो सामंजस्य है वो खत्म हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा बड़ा। चलो अगला प्रश्न बात करते हैं। विरंजक चूर्ण के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखें। क्या चीज दिया हुआ है, विरंजक चूर्ण का दो उपयोग, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है। विरंजक चूर्ण का विरंजक देखिए विरंजक चूर्ण का उपयोग पूछ लिया, तो विरंजक चूर्ण का उपयोग दो ठे बताना है, बहुत सारा उपयोग आप लोग पढ़ लिए। CaOCl2 पहला नंबर में तो सूत्र पूछ लेता है, क्या चीज पूछता है, सूत्र, CaOCl2 सूत्र हुआ, और पूछ लेता है रासायनिक नाम, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, C से कैल्शियम ऑक्सी और Cl से क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसका उपयोग देखिए, तो इसका उपयोग क्या लिख लेंगे, तो पहला नंबर में तो लिख देंगे कि जो है इसका उपयोग पहला नंबर में हम लोग कुआं का जल या कोई भी जल हो, ठीक है, पीने योग्य जल हो, उसको सफाई करने में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग करते हैं, विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं पहला नंबर में। ऐसे लिख सकते हैं, जल की स्वच्छता के लिए CaCl2 का उपयोग करते हैं, यानी विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। दूसरा का उपयोग क्या करेंगे आप लोग बताओ, तो घर के साफ सफाई में इसका उपयोग करेंगे। तीसरा का क्या करेंगे, तो तीसरा का हम लोग याद कर लेते हैं कि उत्प्रेरक के रूप में इसका उपयोग, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में इसका उपयोग होता है। बस हो गया, दो तीन थे। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें जो है विरंजक चूर्ण का उपयोग, अथवा इसका भी 20वां का भी और में क्वेश्चन दिया हुआ है, अथवा में दिया हुआ, क्या दिया हुआ बताओ, अथवा क्या है 20वां क्वेश्चन का, मेथेनोइक अम्ल नहीं, निम्नलिखित अम्ल के प्राकृतिक स्रोत लिखें। निम्नलिखित अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, यानी कि कौन अम्ल कहाँ से पाया जाता है, वो पूछा जा रहा है कि कौन अम्ल कहाँ से पाया जाता है। जैसे देखिए सबसे पहला पूछा गया मेथेनोइक अम्ल कहाँ से पाया जाता है, प्राकृतिक स्रोत, तो आप याद किए होंगे दूसरा का अध्याय में ये अम्ल वाला, तो मेथेनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। ये आपको तीसरा चौथा चैप्टर में समझाएंगे कि मेथेनोइक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल सब एक ही होता है, एक कार्बन वाला को बोलते हैं।
तो कहाँ पर होता है बताओ, किस में होता है? तो सब लोग जो है लाल चींटी के बारे में, चींटी के डंक सुने हैं, बिच्छू के डंक सुने हैं, वहाँ भी लिख सकते हैं, बिच्छू का डंक भी लिख सकते हैं, और नेटल पौधा भी सुने हैं आप लोग, याद भी किए हैं। तो नेटल पौधा में लिख देंगे, और किस में लिख देंगे? लाल चींटी के डंक में लिख देंगे, और किस में लिख देंगे? बिच्छू के डंक में लिखेंगे। 3 हो गया, 1 पूछा था। और दूसरा का क्या पूछा है, किसकी स्रोत? टार्टरिक अम्ल का पूछ लिया कि टार्टरिक अम्ल जो है उसकी प्राकृतिक स्रोत बताइए। तो इमली, टार्टरिक अम्ल वाला कौन सा है? इमली है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, बहुत बहुत अम्लीय होता है, टार्टरिक अम्ल होता है ना। ये थोड़ा सा इमली अगर खा जाओ ना तो फिर 2 दिन खाना नहीं खा पाऊंगा, उतना उसका अम्लीय हो जाता है। मैं सब रोज खाती है, अरे तो लोग रोज जो इमली खा लेती है। ये तो आश्चर्य वाली बात है। जो है रोटी वगैरह शाम को खा लेती है तो लोग। क्या चीज? चलो, और जो है इमली कम खाया करो, ज्यादा नहीं खाना है। देखो अगला प्रश्न, ये दोनों हो गया, 2 ही था इसमें था। अगला प्रश्न है कि 15 सेंटीमीटर फोकस, क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी इसको निपटा रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर फोकस के एक अवतल दर्पण, देखिए एफ बराबर दिया हुआ है -15। पहले तो क्वेश्चन एक बार सुना देते हैं ताकि सबको पता चले। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब की दर्पण से दूरी क्या परिसर होना चाहिए? देखिए सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहता है, दर्पण भी कैसा रखा है? तो अवतल रखा है। तो अवतल दर्पण का मात्र एक ही स्थिति वैसा होता है जिसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, और बाकी कोई में नहीं बनता है। कब होता है? जब ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु होता है तो सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए यहाँ पर जो है आंसर क्या देना होगा हमको, बोलता है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब की दर्पण से दूरी परिसर क्या होनी चाहिए? तो इसको सोल्व मत करना है, वो एफ और यू भी लेकर के, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? इसके पीछे कारण ये है कि आपको केवल परिसर पूछा, कितना किससे कितना के बीच में पूछा है, ठीक है। तो देखिए होता क्या, पहले चित्र बना देना तब समझ में आ जाएगा। ये समझिए कैसा दर्पण बन गया, ये उत्तल है, ये अवतल है ना। यहाँ पर क्या हो गया? टी हो गया, ई हो गया, मुख्य अक्ष हो गया ना, मुख्य अक्ष। और यहाँ पर हो गया मान लो सी, और यहाँ पर हो गया एफ, और ये पीछे वाला हो गया। अब वस्तु का देखिए एक ही स्थिति होता है जो कि सीधा प्रतिबिंब बनता है, और कब बनता है? जब वस्तु जो है पी और एफ के बीच में होता है। तो इसको ऐसे जाता है, प्रतिबिंब बनाइए के दिखा देते हैं, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है तो किधर निकलता है बताओ तो। अगर हम लोग निकाले इसका जो है 2 ठे आपको बनाना होगा, तो 2 ठे बनाना होगा। तो देखो कैसे बनाते हैं 2 ठे, एक गया, एक ऐसे गया, समझ लो, ठीक है। ऐसे गया तो ये कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा। और एक इधर पीछे इधर आते हुए प्रतिबिंब, एक ऐसे आते हुए प्रतीत होगा, ठीक है। और एक और बनाते हैं, एक किधर से बना दें? एक मान लो बना दिए हम सी से, यहाँ से, तो यहाँ से जाएगा तो यहाँ से भी अपवर्तित होगा और इसी दिशा में लौटेगा ना। इसमें 2 ठे बनाना होगा हम लोगों को। तो देखिए इसमें ना यहाँ गया, ध्यान से समझिए, एक वस्तु ऐसे गया, अब इसका जो है ये इधर निकलता है, ठीक। और एक यहाँ से गया, ऐसे गया और ऐसे बनता है, और प्रतिबिंब यहाँ पर सीधा बनता है, ठीक। तो प्रतिबिंब यहाँ पर सीधा बन गया। तो अब देखिए वस्तु की हम लोग से पूछा है, क्या चीज की परिसर पूछा है? हम लोग से पूछा है किसकी परिसर, बात कर लेते हैं।
बीम का परिसर पूछ लिया, दर्पण का परिसर। तो हम लोग लिखेंगे, इस फिगर बना देंगे और लिखेंगे बीम जो है ना, बीम दर्पण के ध्रुव P एवं मुख्य फोकस F के बीच रखना होगा, तब सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। बस हो गया। इस प्रकार से आपको बना लेना है और लिख लेना है। बना क्या है? तो पूजा नहीं बनाई है ना, तो करना क्या, बना लेना घर पे, ठीक है? बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो दिक्कत है। एक दिन भी क्लास नहीं छोड़ना है। जो लोग क्लास ना एक दिन भी अभी मिस्टेक कर रहे हैं, वो अपने ना नंबर कम कर रहे हैं। एक दिन में कम से कम 5 नंबर कम कर रहे हैं, ध्यान रखो। एक दिन में जो है 5-10 नंबर उनका जा रहा है, कम हो रहा है। जय दिन छोड़िएगा, अगर 20 दिन क्लास समझ छोड़ दिए मान लो, तो 100 नंबर आपका कम हो गया। जहाँ 300 आना था वहाँ 200 आएगा, ये निश्चित मान लो। तो इसलिए क्लास मत छोड़ो, और नहीं तो आप खुद अपना घाटा में जाओ। हमारा क्या दिक्कत है उसमें? हमको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या चीज? प्रकृति में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। प्रकृति और आप नहीं बताना है। तो प्रकृति बताना रहता था, क्या बता देते? आभासी एवं सीधा। हाँ, तो प्रतिबिंब की अगर प्रकृति की बात करें, इसमें नहीं लिख लिया है, तो क्या होगा? तो आभासी एवं सीधा होगा। आभासी की जगह पर काल्पनिक भी लिख लेना, बस हो गया। देखिए प्रतिबिंब की अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। अरे तो नंबर गड़बड़ा दिया है का? इसी का अथवा है, ठीक है। तो इसका अथवा 21 का अथवा देखिए, पिटाई होगा तो लोग तब समझ में आएगा कि कौन अथवा है कि 22 है, ठीक है। देखिए क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। अरे देखो वह प्रश्न अभी खत्म होगा, ठीक है। इतना बड़ा प्रश्न है, इसको 2-3 गो मार बना के रखा है इसको। तो देखिए इसकी प्रकृति लिखना होगा यहाँ पर, ठीक है। इसी में तो प्रकृति भी है, प्रकृति लिखना होगा। प्रकृति क्या होगा? आभासी एवं सीधा। अब ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए अथवा स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा बना देते हैं, ठीक है। अथवा में क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति बताइए। यही दिया हुआ है ना, पर साइज ज्ञात कीजिए। देखो करना क्या है इसमें, एक दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्वेश्चन नंबर कौन है? 21 है, और इसका बना रहे हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम, एच बराबर कितना दिया? 5 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया हुआ है? बीम 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, यानी कि 30 सेंटीमीटर का दिया, सी दिया, सी का मतलब हुआ आर, ठीक है। आर दिया कितना? 30 सेंटीमीटर। अब दर्पण थोड़ा देख लो कि कैसा है, उत्तल दर्पण, तो प्लस में लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखता है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। वस्तु दूरी दिया हुआ है, कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। अब माइनस में वस्तु दूरी हमेशा लेते हैं, फोकस दूरी यही निकाल लो। F बराबर क्या होता है? R/2, यानी कि 30/2 बराबर कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। हमसे पूछ लिया भी बताइए, हमसे पूछ लिया H डैश बताइए, ठीक है। इतना चीज आपसे पूछा है, और प्रकृति वृत्ति सब है। हाँ प्रकृति भी पूछा है, प्रकृति भी पूछा है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या निकालेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लेगा दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है
आप लोग की अगर बात करें 1/v/1/u इक्वल टू 1/f। v कितना दिया है, नहीं दिया है। u कितना दिया है, -20 दिया है। f कितना दिया है, 15 दिया है। v बराबर क्या हो गया, तो 1/20 प्लस 1/15, ये माइनस में उधर प्लस में हो गया। v बराबर क्या हो गया, एलसीएम देखो 20 ये सबका 60 हो गया ना, तो 60 हो गया, तो 20 तिहाई 60 और 15 चौके 60। और देखिए अब v बराबर क्या हो, 1/v बराबर क्या होगा, तो 60/60। अब v बराबर क्या हो जाएगा, 60/60। यानी कि अब देखिए इसको भाग लगा के लिख दीजिए, तो 7 8 56, 7 8 कितना हो गया, 56 हो गया, और 4 बचा, तो 4 बचा तो 7 5 35, और कितना बचा, 5 बचा, 7 होते 49, लगभग लिख दो इतने सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे अब पूछ दिया है क्या चीज, इसका ही पूछा है, प्रकृति पूछा है और एच पूछा है, तो आपको आवर्धन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, आवर्धन निकालना पड़ेगा। अब आवर्धन निकालिए, तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। अगर हम लोग देखो जी जो पता है उसी के हिसाब से, एक होता है v और u वाला, और एच डैश वाला होता है ना, तो इसमें u भी पता है, इसलिए -v/u वाला फॉर्मूला लगा। तो -v, तो देखिए माइनस लिखिए, v कितना है, e वाला लिखना है, ठीक है, 60/7 लिखना है। u कितना है, u देख के लिखो, किधर है u, यहीं लिख दो, -20 अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया, कट गया। अब भाग लगाइए, 20 का 20, 20 तिहाई 60, 3/7, इसको भी लगाइए, तो 7 चौके 28, 7 चौके 28, कितना बचा, 2 बचा, 7 दूना 14, बस इतने लगभग लिख दो, ठीक है। क्या 6 आएगा तो फिर 7 8 56, इतना आएगा लगभग लिखो, लगभग। अब देखिए प्लस में आया था, प्रकृति क्या होगा, जब प्लस में होता है तब प्रकृति क्या होता है, आभासी एवं सीधा। माइनस में तो क्या होता है, वास्तविक एवं उल्टा। अब देखिए अभी साइज नहीं निकला है, साइज निकालना है, लिखना है साइज के लिए क्या करना होगा आपको, m बराबर h' वाला फार्मूला लगाना होगा। तो देखिए m कितना है, तो m ई वाला लिखना होगा, 3/7 लिखना होगा। h' कितना होगा तो हमको निकालना है, h दिया है, कितना दिया है, 5 दिया, तो h' बराबर कितना होगा, 5 तिहाई बटा में 7। यानी कि अब बताइए इतना सेंटीमीटर लिख दो, नहीं तो भाग लगा के लिखना है, छोटे में करके तो लिख दो, 7 दूना 14, फिर कितना हो गया, 1 हो गया, तो 7 का 7, 3 7 चौके 28 सेंटीमीटर लगभग। तो इस प्रकार से जो है आपका पूरा आंसर कंप्लीट होता है और बन गया। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा बचता है, अभी तो 21 है ना, 21 22 23 24 25 26 जितना आगे क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम कल के वीडियो में करते हैं और कल आप लोगों को बताते हैं, आप लोग भी देख लें। और देखिए बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपको यही प्रश्न आएगा, तो ऐसा ही आएगा। अगर ई बनाने आ गया तो, और यहाँ पर यू भी कुछ दूसरा दिया रहेगा तो नहीं आएगा, बनाने आएगा। इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, आपको पढ़ना है और मन से पढ़िए। ऐसा नहीं कि टाइम पास कीजिए, टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। आपके पास अभी 1-1 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक।